भारत के पूर्वी पश्चिम सीमा पर देवनगर नामक एक राज्य था। उस राज्य के राजा शिवराम थे। राजा के एक लौती बेटी राजकुमारी पद्मा थी। राजकुमारी पद्मा कई विद्याओं में निपुण थी, जैसे तलवारबाजी, तीर चलाना, घुड़सवारी, भाला फेंकना और भी बहुत कुछ। लेकिन राजा को बस यही अफसोस है कि उसकी बेटी को शादी करने की कोई इच्छा नहीं। दूसरी ओर राजकुमारी को डर है कि अगर वो शादी करके चली गई तो इस राज्य को कौन संभालेगा। कुछ दिन पहले पिछले सेनापति अर्जुन खजाने से सिक्का चुराते हुए पकड़ा गया और एक नया सेनापति आ गया है। अचानक एक दिन राजा ने राजकुमारी को राज दरबार में बुलाया। पिताजी, क्या आपने मुझे याद किया? हाँ बेटी, चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। वो हमारे राज्य के नए सेनापति हैं, राजेंद्र। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों शादी कर लो। आप इस सिंहासन पर बैठेंगी और राज्य पर शासन करेंगी, और राजेंद्र सेनापति के आसन पर आपके बगल में बैठेंगे। नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकती। पहली बात तो ये है कि आप मुझे बिना बताए खुद ही ये फैसला ले लिया और राज दरबार में सबके सामने इसका प्रस्ताव रखा। और दूसरी बात, मैं उसे जानता तक नहीं, इसलिए उनके साथ शादी का सवाल ही नहीं उठता। मैं आपके बेटी से ही शादी करूंगा, चाहे आपकी बेटी राजी हो या नहीं हो। ये गलती मत करना राजकुमारी। अगर तुमने एक कदम और आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारे पिता का सिर धड़ से अलग कर नायब दूंगा। जी, आप जाकर मंत्री जी को बुलाइए। अब उसकी कोई जरूरत नहीं होगी, मैं आ गया। मंत्री जी, इस शैतान को पकड़कर अभी किसी अंधेरे जेल में डाल दीजिए। उसके बाद विचार राज्यसभा में होगा, समझे आप? किसको? राजकुमारी? जिसको नया सेनापति घोषित किया गया है। उसने राजा के गले पर तलवार रखकर अपराध किया है। राजकुमारी, आपको कोई गलतफहमी है। आपके पिताजी अब इस राज्य के राजा नहीं रहे। नए राजा के नाम है राजेंद्र, और आपके पिताजी एक आम नागरिक हैं। शैतान, गद्दार, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करोगे। तुम सबको इस गुस्ताखी की बहुत बड़ी सजा चुकानी पड़ेगी, देख लेना। मंत्री! हाँ महाराज, कहिए। शिवराम को ले जाओ, उसे ले जाकर एक अंधेरे जेल में डाल दो और राजकुमारी के पास एक दासी छोड़ दो, ताकि राजकुमारी को कोई तकलीफ ना हो। ठीक है महाराज। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुमको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। कौन सा परिणाम, जोड़ या गुना? दीदी, एक खबर है। कौन सी खबर? आज दोपहर को बीजू आपसे मिलने आया था, लेकिन दार रक्षक ने बीजू को घर में घुसने नहीं दिया। मैंने देखा था, तो बाद में मैं बीजू के घर गई और सारी बात खुलकर बताई। बीजू ने कहा कि आज रात आप आपके कमरे की खिड़की को खोल के रखिएगा, वो आएगा आपसे मिलने। अब रोना बंद करो राजकुमारी। कुसुम, इस खिड़की के बाहर एक रस्सी बंधी है। तुम राजकुमारी को लेकर उस रस्सी से उतरो और महल के बाहर जाओ। दूर नदी के किनारे इंतजार करो, मैं आता हूँ। लेकिन उन्होंने मेरे पिताजी को भी कैद कर लिया। मैं महाराज को साथ लेकर नदी किनारे तुमसे मिल रहा हूँ। तुम लोग जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। क्या उन्होंने महाराज को कहीं और रखा है? अगर रखा है तो महाराज को ढूंढने में मुश्किल हो जाएगा। महाराज को उस जेल की कोठरी में कैद करके रखे हैं।
क्या हुआ? वो मसाल गिर गया कैसे? रुक, देख के आ रहा हूं। बीजू, बीजू तुम यहाँ कैसे आए? बहुत बातें हैं महाराज, मैं आपको बाद में बताऊंगा। हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन पद्या को भी तुमने कैद करके रखा है। राजकुमारी और कुसुम यहाँ से जा चुकी है। वे नदी के किनारे हमारे इंतजार कर रही हैं। चलिए महाराज। पापा, उन्होंने आपको मारा है क्या? नहीं बेटी, उसने मुझे नहीं मारा, लेकिन मारने से भी ज्यादा अत्याचार किया है। उसने मुझे पूरा दिन खाना तो दूर, एक गिलास पानी भी नहीं दिया। महाराज, लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए और ये अमरूद भी खा लीजिए। आप लोग जल्दी से नाव पर चढ़ जाओ। हो सकता है राजेंद्र ने तुम लोगों को ढूंढने में सिपाही भेजा हो। हमें यहाँ से भागना होगा। इतने सारे पहरेदारों के होते हुए भी राजा, राजकुमारी और वो दासी राजमहल से कैसे भाग निकले? मंत्री, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन आज सुबह राजकुमारी के बचपन के दोस्त राजकुमारी से मिलने आया। उस लड़के का नाम क्या है और उसका घर कहाँ है? कुछ पता है तुम्हें? उस लड़के का नाम विजू है और वो हमारे पिछले सेनापति का बेटा है। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रहता है। मैंने सेनापति के घर में सैनिक भेजे थे, घर पे कोई नहीं है। मुझे लगता है कि ये सब विजू का काम है और वो सब एक जगह पे छिपे हुए हैं। आज रात के अंदर उन लोगों को पकड़ के ले आओ मेरे सामने। महाराज राजेंद्र, देखिएगा फिर भूत सरसों में ही तो नहीं छुपा है। क्या बोलना चाहते हो मंत्री? मैं ये कह रहा हूँ कि ये राजा, राजकुमारी और दासी को भगाने के पीछे मंत्री का हाथ तो नहीं है। अपना मुंह संभालो नायब। अगर ऐसे बात है मंत्री, तो फिर आज ही तुमको सूली पर चढ़ाऊंगा। अभी जाओ, आज रात के अंदर उन लोगों को पकड़ के लेके आओ। कल मैं इस बड़ी सभा के सामने शपथ लूंगा। उसके पहले उन 4 लोगों को कैद खाने में देखना चाहता हूं मैं। जाओ, पकड़ के लेके आओ। इस गद्दार नायब के बात मानकर मैंने महाराज से गद्दारी किया और उसने मेरे साथ ऐसे खेल खेला। ठीक है, गलती जब मैंने किया है तो इस गलती को सुधारूंगा मैं ही। आइए आइए महाराज, मेरे पीछे पीछे आइए। बीजू, वो क्या तुम्हारा घर है? कह सकती हो, लेकिन सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे साथ और भी कोई रहते हैं। तो फिर और एक कौन रहता है? चलिए, अंदर जाने से ही पता चलेगा। सेनापति अर्जुन, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि ये उनकी चाल थी। मैंने आपको सबके सामने चोर कह के आपका कितना अपमान किया। मुझे माफ कर दो सेनापति, माफ कर दो। आप महाराज हैं, आप जो भी करते हैं और कहते हैं वो सब सही है। मैं एक बात बताता हूँ, मैं अब सेनापति नहीं हूँ, मैं आपके राज्य का एक साधारण प्रजा हूँ। ये बात आपको शोभा नहीं देता सेनापति जी, और यदि आप प्रजा है तो हम सब साधारण प्रजा है। नहीं नहीं, जरूरत पड़ने पे मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ। मुझे माफ कर दो सेनापति। अरे आप ये क्या कर रहे हैं महाराज? आप उठिए। पिताजी, इन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए,
मैं खाने का इंतजाम करता हूँ। राजकुमारी, जाओ बेटी, थोड़ा आराम कर लो। हम लोग उनके साथ युद्ध करके सिंहासन या राज्य दोनों का एक भी कब्जा नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? कारण हम लोगों के पास ना तो सैनिक है और ना ही हथियार। तो फिर हम कैसे उस राजेंद्र को पराजित करेंगे? एक रास्ता है इसका। कुसुम अकेले ही राजभवन के सामने से प्रवेश करेगी। लेकिन मैं अकेले जाऊंगी तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। क्या करूंगी फिर? अगर कुसुम आगे से प्रवेश करेगी तो वो सब सामने ही व्यस्त हो जाएंगे और फिर हम राजघराने के पीछे से प्रवेश करेंगे। ठीक है? मंत्री, तुम यहाँ भी आ गए? रुको सेनापति, रुको। मैं यहाँ आपसे लड़ने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ आपकी मदद करने आया हूँ। राजा, राजकुमारी, सेनापति, आप सब मुझे माफ कर दो। मैंने ये सब किया नायब के बात सुनकर, और उन्होंने मुझे सबके सामने अपमानित किया। उन्होंने कहा कि वो मुझे सूली पर चढ़ा देंगे। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। उठो मंत्री, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, यही काफी है। उठो। मंत्री जी, कृपया मुझे पूरी कहानी बताइए। मुझे शुरू से बताइए, कुछ भी मत छोड़िएगा। जब आप पिछले सप्ताह अपना वेतन लेकर राजसभा से चले गए, तब मैं और नायब मिलकर देख रहे हैं मंत्री जी, आपका स्थान वो सेनापति अर्जुन ने ले रखा है। यही तो देख रहा हूँ। बस देखकर कुछ नहीं होगा, कुछ करना भी तो पड़ता है, वरना कब देखिए कि वो सेनापति राजा बन गया है और हम सबको पद से निष्कासित कर दिया है। तो फिर क्या किया जाए, बोलिए नायब जी। एक रास्ता तो है। क्या भाई? ये सेनापति को राजा के नजरों में बुरा बनाना होगा, तभी किला पर कब्जा होगा। पर कैसे होगा? सेनापति उस सिक्कों के थैली को रखने के लिए खजाने के घर में जाएंगे और खजाने की घर की एक चाबी राजा के पास और दूसरी मेरे पास। हम उस सिक्कों के थैली को निकाल देंगे और कल सुबह मैं राजा से कह दूंगा कि थैली नहीं है खजाने घर में। और आखिरी बार खजाने घर में कौन गया था? सेनापति। तो फिर थाली कौन लिया? सेनापति। तो फिर अब चलिए घर, कल सुबह ही सेनापति का बदल होगा और राजा भी। मंत्री जी, क्या आपके पास कोई जानकारी है जिससे हम राज्य पर नियंत्रण पा सकें? हमारे पास कोई सैनिक नहीं है, इसीलिए हम उनसे कभी युद्ध नहीं जीत सकेंगे। इसीलिए हमें कोई दूसरा रास्ता सोचना होगा। समझे आप लोग? हम यहाँ सिर्फ 5 लोग हैं। कुसुम हमारे खाने पीने का ख्याल रखेगी और हम आज और कल अभ्यास करेंगे, राजमहल पर कब्जा कर लेंगे। पर ये कैसे होगा? हम उसी बुद्धि का प्रयोग करेंगे जो सेनापति कुछ क्षण पहले कह रहा था। कुसुम महल के सामने से प्रवेश करेगी, उसको देख के सभी व्यस्त हो जाएंगे और सामने चले जाएंगे, और उसी क्षण सेनापति और मैं बंद कमरे में प्रवेश करेंगे। विजू और महाराज एक दिन पहले ही राजकुमारी के 2 मंजिले कमरे में प्रवेश करेंगे। राजकुमारी के घर के बगल में ही तो राजेंद्र रह रहा है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, राजेंद्र तलवार बहुत अच्छे चलाते हैं, उसके साथ युद्ध करना हम लोगों की बस की बात नहीं है। इसीलिए विजू और महाराज राजकुमारी के कमरे में प्रवेश करेंगे और राजेंद्र के कमरे का दरवाजा बंद कर देंगे बाहर से। और हम 4 अगर मिलके राजेंद्र को पकड़ ले, हम लोग मिलकर अगर राजेंद्र को बंदी बना सकते हैं, तो राज्य फिर से हमारी दखल में हो जाए। मैं क्या करूंगी? आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है राजकुमारी, आप यहीं पे रहिए। हम लोग युद्ध जीतने के प्रांत ही आपको यहाँ से लेके जाएंगे। तो फिर परसों रात हम राज्य पर कब्जा करने के लिए निकल रहे हैं।
हम अभी आते हैं बेटी। हम आके जल्दी ही तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। अच्छे से रहिएगा राजकुमारी। तुम लोग युद्ध जीतो, मैं इंतजार करूंगी। वो देखो, कुसुम आ रही है। ऐ, तू रुक, मैं महाराज को खबर दे के आ रहा हूँ। जल्दी जाओ और राजा साहब को बुला कर लेके आओ और सबको बताओ कि जब कुसुम इतनी रात को आई है तो निश्चित रूप से युद्ध की कल्पना करने वाली है। युद्ध करने आए हैं, सब निकलो, निकलो, सब निकलो जल्दी से सब। महाराज अब यहाँ पे इंतजार कीजिए। सच सच बताओ, वो कहाँ है? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ। अगर नहीं बताया तो मैं तुम्हें उस अंधेरे काल कोठरी में फेंक दूंगा और तुम वहीं पे सड़ के मर जाओगे। मैं नहीं जानती हूँ और कितनी बार बोलूंगी। जो कोई भी हो, सुनाई दे रहा है क्या? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। क्या किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? राजकुमारी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तो तुम्हें आने को मना किया था। चिंता मत कीजिए महाराज, राजकुमारी द्वारा चलाए गए बाण से राजेंद्र घायल हो गया या तो राजेंद्र मर गया है। इसको ही बोलते हैं राज कर्तव्य का पालन करना। इस रस्सी को पकड़ के ऊपर आ जाइए राजकुमारी। मुझे मत मारिए, दया कीजिए मेरे ऊपर। मुझसे गलती हो गई, मेरा प्राण बचा लीजिए। जान की भीख, जो तुम चाह रहे हो वही होगा। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन मैं तुम्हें जो भी सजा दूंगा ना, तुम खुद मरना चाहोगे। तुम राजकुमारी से शादी करोगे, राजा बनोगे? मेरे रहते हुए ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। चलो अब इसको पकड़ के सामने चलो, और एक आदमी बाकी है। सेनापति अर्जुन, उस राजेंद्र को यहाँ लेकर आके कालकोठरी में डाल दो। उसे खाना या पानी कुछ नहीं मिलना चाहिए। अब उसे समझना चाहिए उसके पाप की सजा कैसी होती है, और नायब के शरीर पे शहद लगा के उसे मधुमक्खी के छत्ते के सामने खड़ा कर देना, फिर उसे कालकोठरी में भर देना। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। चल, तू मेरे साथ चल, तुझे तो मैं अपने तरीके से माफी मंगवाऊंगा। देवनगर के राजा शिवराम को अपने खोया हुआ सिंहासन वापस मिल जाता है। विजु राजकुमारी पद्मा से विवाह कर लेता है और अर्जुन पुनः सेनापति बन जाता है। मंत्री तो मंत्री ही रहा और राजकुमारी ने नायब के सभी कर्तव्य अपने ऊपर ले लिया और देवनगर के प्रजा एक बार फिर खुशी से रहने लगे।